हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लैग और विंड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है जो रिलेटिव मोशन में अभी तक जितनी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उन्हीं की तरह एक सिंपल सी प्रोफाइल है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है काइनेमैटिक्स का आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपका काइनेमैटिक्स तो समाप्त होता है, एनएलएम शुरू होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर बात कर लीजिए, फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स पर बात कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको रिलेटिव मोशन की जितनी भी प्रोफाइल पढ़ाई हो, चाहे वो रेन मैन प्रॉब्लम हो, चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम हो, रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो, सभी मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि आपको बस पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। फॉर्मूला तो सिर्फ सिंपल सा है, चेन रूल है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला तो सिंपल, बस ये पता चल जाए कि ऑब्जर्वर किसको कंसीडर करना है, कहाँ पर बैठ के मोशंस को देखना है। क्योंकि रिलेटिव मोशन एक तरह के काइनेमैटिक्स की ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इससे सवाल बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो वही आपको करना है। क्या करना है, क्या कौन सी बातें याद रखनी है रिलेटिव मोशन में, जो भी अभी तक पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि आपको ऑब्जर्वर कंसीडर करना आना चाहिए कि किसे मैं ऑब्जर्वर मानूँ, कहाँ से हमें मोशन अच्छा दिखाई देगा। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण लिया था एस्ट्रोनॉट वाला। किसमें लिया था मैंने, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर और बोट प्रॉब्लम्स वाली जो प्रोफाइल थी उसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एस्ट्रोनॉट जब किसी मोशन को देखेगा उसे बहुत खराब मोशन दिखाई देगा, जब वो धरती पर आ जाएगा तो आसान दिखाई देगा। कहने का मेरा मतलब था कि ऑब्जर्वर कंसीडर करना आपको आना चाहिए। ऐसे ही फ्लैग विंड प्रॉब्लम में आपको पता होना चाहिए कि देख कौन रहा है मोशन, कहाँ किसको मैं ऑब्जर्वर कंसीडर करूँ और क्या क्या हमें किस तरीके से दिया जाएगा। और फ्लैग विंड प्रॉब्लम में फिर से मैं बता दूं, फ्लैग विंड प्रॉब्लम में सिंपल सी बात है, हवा चल रही होगी, फ्लैग होगा तो हवा, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, फ्लैग किस डायरेक्शन में फैरेगा, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी। आपसे यही पूछा है जनरली, इन सवालों में एक दो सवाल कभी कभी आ जाते हैं, यही पूछा जाता है कि फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फैरेगा, किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। जैसे कि यहाँ पर फ्लैग फ्लटर प्रॉब्लम भी लोग बोलते हैं, कहानी एक ही, सिर्फ ये पूछा जाता है झंडा किस डायरेक्शन में फैरेगा। अच्छा, झंडा किस डायरेक्शन में फैरेगा। तो जैसे कि मैंने बताया ये सरल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसमें यार थोड़ी सी चर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा। चर्चा इन द सेंस कि आखिरी वीडियो है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, ये प्रॉब्लम कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, 2 मिनट की बात है, समझी जा सकती है, थोड़ा सा आपको बताना है। लेकिन मैं इसमें फील लाना चाहूँगा, मैं थोड़ा इन्जॉय करना चाहूँगा, मैं पर्सनली इन्जॉय करना चाहूँगा इस टॉपिक को। इन्जॉय इन द सेंस मैं आपको फील से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, फील से बताने में मुझे मज़ा आता है। तो फील क्या है, फील ये है कहानी से, ऑब्जर्वेशन से। आपके पास कोई झंडा है, आप एक झंडा लेकर खड़े हैं, मान लीजिए आपके पास एक झंडा है और कभी आपके पास झंडा, ऐसा कंडीशन कभी रही होगी कि आपके पास हाथ में एक झंडा है, आपके हाथ में झंडा अच्छी क्वालिटी का, मतलब बहुत हल्के कपड़े का, थोड़ी सी हवा चलने पर फैरने लगता है, ऐसे फैरने लगता है, ठीक है। आपके पास झंडा, आप ऐसे खड़े हैं और हवा नहीं चल रही है, क्या झंडा फहरेगा? हवा नहीं चल रही है, आप खड़े हैं, क्या झंडा फहरेगा? भैया नहीं फहरेगा, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही है। झंडा कब फहरता है? जब हवा चलती है, ठीक है। हवा चल रही है, आप झंडा लेकर खड़े हो, क्या झंडा फहरेगा? हाँ भाई साहब, हवा चल रही है, झंडा जरूर फहरेगा। किस डायरेक्शन फहरेगा? जिस डायरेक्शन में मुझे हवा जाती हुई दिखाई देगी। मैं देख रहा हूँ कि हवा इस डायरेक्शन चल रही है, तो झंडा भी हमारा इस डायरेक्शन में फहरने लगेगा। अच्छा भाई, ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन हमने करी हुई है, सरल बात है। हाँ, सरल बात है। कभी आपने देखा है कि हवा नहीं चल रही होती है और आप झंडा हाथ में लिए और झंडा लेके आप भागना स्टार्ट कर देते हैं। हवा नहीं चल रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हवा नहीं चल रही है और आप झंडा लिए खड़े हैं, हवा नहीं चल रही है, आप झंडा लिए खड़े हैं और आप भागना स्टार्ट कर देते। जैसे ही आप भागना स्टार्ट कर देते हो तुरंत झंडा है फहरने लगता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? हाँ भाई साहब, ऐसा होता है। जैसे कि मुझे याद है कि जो मेरा पैतृक गाँव है, वहाँ एक बार मैं मेला देखने गया, कोई देवी माँ का मंदिर था, वहाँ पर मैं मेला देखने गया। वहाँ से मेरे बाबा ले गए, तो वहाँ पर एक पंखुड़ी मिलती थी जो हवा से घूमती थी। मतलब ऐसे आप खड़े हो जाओ तो हवा जिस डायरेक्शन चलेगी तभी वो घूमती है ना, कागज़ की मिलती तभी वो घूमती है। तो जब मुझे भी मेरे बाबा ने खरीद के दी, मुझे भी वो पंखुड़ी खरीद कर दी। तो जब मैं यार इंतजार करता था घूमे, यार मेरी पंखुड़ी घूमे, तो हवा कभी कहीं नहीं चलती, तो मैं भागना स्टार्ट कर देता था। जैसे ही मैं भागना स्टार्ट कर देता था तो पंखुड़ी हवा लगना स्टार्ट हो जाती, तो वो घूमना स्टार्ट कर देती थी। ऐसे ही इसमें है, जैसे ही हम झंडा लेकर भागना स्टार्ट कर देते, झंडे को हवा लगने लगती, वो फहरना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, और किस डायरेक्शन में फैरता है? अगर मैं
इस डायरेक्शन में झंडा लेकर भाग रहा हूँ, इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी झंडा लेकर भाग रहा हूँ, तो झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? इस डायरेक्शन में फहरेगा। अगर मैं ये डायरेक्शन, अगर मैं ईस्ट की तरफ भाग रहा हूँ तो झंडा वेस्ट की तरफ फहरेगा, यानी जिस तरफ हवा चलती हुई दिखाई देगी। किसे दिखाई देगी? जो झंडे को ग्रैब किए हुए, जो झंडे को पकड़े हुए हैं, जो झंडे को पकड़े हुए हैं उसके हिसाब से जिस डायरेक्शन हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में झंडा फहरेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जिस डायरेक्शन में जो झंडा को होल्ड किए हुए है, चाहे वो पोल मान लो, झंडा पोली पर लगा होता है या एक मैन पकड़े हुए है झंडा को, जिस डायरेक्शन में उस जो झंडे को पकड़े हुए है उसे लगेगा कि हवा चल रही है, उसी डायरेक्शन में झंडा फहरेगा। ये बात आपको समझ में आई? एक मैं अच्छा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आप ये हैं, आप इस डायरेक्शन में, आपको मैं बना देता हूँ बढ़िया सुंदर सा आपको बना, मैंने एनिमेशन बनाया नहीं क्योंकि अभी अभी मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो यार लाइट जाने के कारण कट लग गया यार, लेकिन ठीक है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कहाँ पर था? तो मैंने शायद एक स्टेटमेंट दिया जिस सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हवा, हाँ मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप झंडा उसी डायरेक्शन में फहरेगा जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी। किसके रिस्पेक्ट में? पोल के रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में। जो झंडा आप जो झंडे को पकड़े हुए है उसके रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में झंडा फहरेगा। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था। अब स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप हैं ये, आप ये हो और आप इस डायरेक्शन में, आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, और ये नॉर्थ मैंने माना है। तो आप मान लीजिए कि, मान के लीजिए इस डायरेक्शन में आप भाग रहे हैं। अगर ये नॉर्थ है, जस्ट ऊपर नॉर्थ है, तो आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा जी, आप इस रोड पर, कोई एक रोड है, एक रोड पर हूँ आप, और एक ये नॉर्थ की तरफ एक चौराहा होगा कोई, मतलब 2 रोडें होती हैं, ऐसा होता है यार कि एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है ना। बीच में कोई घर नहीं है। ये जो एक कार आ रही है यहाँ से, कार मैं बना देता हूँ बॉक्स की तरह। एक कार है, खुली कार है, मतलब कोई हीरो वगैरह आदमी है, हीरो टाइप का व्यक्ति है, खुली कार चला रहा है, मतलब शीशा ऐसा कुछ नहीं, उसे हवा महसूस हो रही है, ऐसी कार है। ये कार यहाँ से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने कहा कि सवाल में कुछ नहीं है, पर मुझे फील कराना है। और भी ऐसा नहीं कि ये फील इसी फ्लैगमेंट प्रॉब्लम काम आएगी, ये तो हमेशा ही काम आएगी। ऑब्जर्वेशन कभी नष्ट थोड़ी नहीं होती, ऑब्जर्वेशन तो आजीवन रहती है ना। ऑब्जर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये कार जा रही है नॉर्थ की तरफ। किस तरह से? नॉर्थ की तरफ। और ये लड़का 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ भाग रहा है, और लड़के के पास झंडा है, यानी आप हो, आपके पास, मैं झंडा बड़ा बना देता हूँ। अगर आप ईस्ट की तरफ भाग रहे हो तो झंडा स्वाभाविक सी बात है वेस्ट की तरफ फहरेगा। आप 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो तो झंडा आपके हाथ में, झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? अगर आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हो तो हवा आपको वेस्ट, इस डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देगी, वेस्ट डायरेक्शन चलती हुई दिखाई देगी, तो झंडा भी किस डायरेक्शन में फहरेगा? वेस्ट डायरेक्शन में फहरेगा। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन हवा चल रही है, इसीलिए झंडा भी वेस्ट डायरेक्शन में फहर रहा है, क्योंकि आप झंडे को होल्ड करे हुए हैं। अच्छा, अब ये कार वाला है, कार में लड़का चला रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की अच्छी खासी रफ्तार से कार चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रही है। और जब कार वाला अपने आप को जैसे हमेशा जो मोशन को देखता है, हमेशा जो दुनिया को देखता है, वो एज ए ऑब्जर्वर कंसीडर करा जाता है और वो रेस्ट पर माना जाता है। इस पर हमारी बहुत सारी चर्चा पहले ही हो चुकी है। जैसे कार वाला अपने आप को क्या मानेगा? अपने आप को मानेगा रेस्ट पर, तो वो उसकी कार रुक गई, वो रुक गया, सारी दुनिया भागने लगी। ग्राउंड से देखने पर कार 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पर चल रही है, लेकिन जब व्यक्ति जो कार पर बैठा है वो देखेगा कि सारी दुनिया चल रही है, वो रुका हुआ है। जैसे कि मैंने बस का उदाहरण दिया था कि अब किसी एक बस पर जा रहे हो किसी बड़े शहर में, और आप थोड़े खिसक कर नीचे बैठ जाओ, सिर्फ आपको बिल्डिंग दिखाई दे, तो आपको लगता है कि सारी बिल्डिंग पीछे जा रही है, मेरी बस तो, मैं तो रुका हुआ, सारी बिल्डिंग, ऐसा फील होता है। वही कंडीशन है। आप यही फील करने की कोशिश करिए कि जैसे ही कार वाले को हम ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, सारी दुनिया पीछे जाने लगती है 10 मीटर पर सेकंड से, ये व्यक्ति रुका हुआ होता है। सारी दुनिया 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, यानी हवा भी उसको 10 मीटर पर सेकंड से लगती हुई दिखाई देती है। ऐसा होता है। कभी आप पैदल जा रहे हो, हवा नहीं चल रही तो आपके बाल नहीं उड़ते। अगर आप लड़की हैं और आप खुले बाल हैं आपके, तो अगर आप पैदल जा रही हैं तो आपके बाल नहीं उड़ेंगे, है ना। अगर आप कार पर बैठी हैं और आप सर अपना बाहर निकालते हो तो आपके बाल फैरने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी आप स्पीड एक्वायर करते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में हवा चलने लगती है। हवा के मॉलिक्यूल ऐसे रुके थे, आप जीरो थे, हवा नहीं चल रही तो कंडीशन क्या है? फील करने की कोशिश करिए। हवा नहीं चल रही तो उसमें कंडीशन क्या है? हवा नहीं चल रही यानी हवा का मॉलिक्यूल ये, आप ये, तो क्या आपको हवा लगी? नहीं लगेगी। आप भागना स्टार्ट कर दो,
अगर आप भागना स्टार्ट कर दो तो हवा के मॉलिक्यूल आपको लगने लगेंगे, यानी हवा चलने लगेगी। बहुत अच्छी फील है। ये मैंने रिवर रेन मैन में और आपको इस पानी की बूंद को और समझाया था। इसी तरह यहाँ पर भी समझिए, आप हवा को देख नहीं सकते लेकिन फील करने की कोशिश करिए कि अगर हवा का मॉलिक्यूल ये है, हवा नहीं चल रही है, आप भी हो, क्या आपके रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल चल रहा है? आपको हवा नहीं लगेगी, नहीं, हवा मूव भी नहीं कर रही। ऐसा होता नहीं, जिगजैग मोशन करती रहते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन आइडियल कंडीशन मान रही कि हवा नहीं हिल रही। अगर आप हिलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हवा लगना स्टार्ट कर देगी, वो जो हवा है, एयर आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही कंडीशन है, यही धोखा इसके साथ हो रहा है। इसे लग रहा है कि दुनिया हवा है 10 मीटर पर सेकेंड से, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी हवा इसे लग रहा है कि साउथ डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो अगर इसे लग रहा है कि साउथ डायरेक्शन में से हवा चलती हुई नजर आ रही है, तो इसे लग रहा है पूरी दुनिया में कितने साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। अच्छा, मैंने क्या कहा अभी कि पूरी दुनिया में से दिखाई दे रहा है कि हवा साउथ डायरेक्शन में चल रही है। अब ये लड़का, यही जो कार वाला है, इस झंडे के लिए व्यक्ति जो आपको लिए देखता है, बताओ इसे झंडा किस डायरेक्शन में फहरे दिखाई देगा? भैया स्वाभाविक सी बात है, जब ये कार वाला इस झंडे को देखेगा और कार वाले को लग रहा है कि साउथ डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो झंडा भी साउथ डायरेक्शन में फहरेगा। बताओ, क्या मैंने जो कहा वो सही है? क्या मैंने जो कहा वो सही है? क्या मैंने जो कहा वो सही है? कार वाले के रिस्पेक्ट में कार वाला जब देखता है, उसको लगता है कि हवा 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है साउथ डायरेक्शन में। एक व्यक्ति झंडा लेकर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। इस व्यक्ति को वो झंडा किस डायरेक्शन में फैरता हुआ दिखाई देगा? उसे लग रहा है पूरी दुनिया में 10 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ हवा चलती हुई दिखाई दे रही, तो झंडा भी साउथ की डायरेक्शन में फहरेगा ना? नहीं फहरेगा साउथ की डायरेक्शन में। इसके 10 मीटर पर सेकंड से चलने से या 100 मीटर पर सेकंड से चलने से इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? ये हवा चल रही थी सिर्फ इस व्यक्ति के लिए 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया कि आप पैदल चल रहे होते हैं, आपकी हवा नहीं हिल रही, हवा आपके वाल नहीं हिल रहे होते हैं, आप कार पर होते हैं, आप वाल हिल रहे। वही कंडीशन इसके साथ है, वही इल्यूजन इसके साथ है। इसको लग रहा है कि पूरी दुनिया में चल रही है हवा 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये इसके ही रिस्पेक्ट में चल रही है। इसीलिए झंडा ये नहीं पूछेगा कि हाँ कौन मुझे देख रहा है, अच्छा वो 20 मीटर पर सेकंड वाला जो व्यक्ति है वो मुझे देख रहा है, तुम्हें इस डायरेक्शन में फहरे ना। अरे भाई, झंडा को जिस डायरेक्शन में हवा चलती हुई दिखाई देगी उसी डायरेक्शन में वो फहरेगा। झंडा जो आदमी पकड़े हुए है, या पोल है, पोल ही कह लो यार, कि पोल के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में फहरेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास किस वेलोसिटी से कौन सी चीज चल रही है और कौन मुझे ऑब्जर्व कर रहा है ना। उसे ऑब्जर्व फर्क नहीं पड़ता, वो जिस डायरेक्शन फहरेगा वो कौन, उसे उस वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें? पोल के हिसाब से हवा किस डायरेक्शन चल रही है। तो अब जो मैंने स्टेटमेंट दिया, क्या मैं उसमें समझाने में सफल रहा कि झंडा उसी डायरेक्शन में फहरेगा जिस डायरेक्शन में आदमी जो पकड़े हुए झंडा जिस डायरेक्शन उसे हवा आती हुई दिखाई देगी। ये बात समझ में आई? बस यही मुझे ऑब्जर्व कराना था। और ये मैंने रिलेटिव मैं जो रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताता हूँ, ये रामबाण है रिलेटिव का भाई। अगर आप ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि जहाँ आपने ऑब्जर्वर कंसिडर करा किसी को, तो उसके लिए सारी दुनिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो रुक जाएगा। वो एक्सेलरेट कर रहा हो, वो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, वो रुक जाएगा, सारी दुनिया चले। अभी एनएलएम में आएगा अपने पास, तब हम लोग उसको डील करेंगे अच्छी तरह से। स्यूडो फोर्स को मैं आपको फील से समझाऊंगा। अच्छा, तो ये आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें हमेशा अगर हमसे पूछा झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा, तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू पोल। यानी पोल को जिस डायरेक्शन से हवा आती हुई दिखाई देगी, पोल कह लो, पोल यार आदमी पकड़े हुए होता है, कार में कभी कभी झंडा कार में भी लगा होता है, प्लेन किसी भी में लगा हो, कहीं ना कहीं झंडा पोल में, तो अरे यार कार में भी लगा है तो कार में एक पोल लगा होगा, कार बेल्ट होगा, पोल है जो झंडा जिस पर लगा है वो पोल कार में बेल्ट होगा, तो वो तो कार ही का पार्ट हो गया। तो मैं पूरी सिस्टम को पोल ही बोल देता हूँ, चाहे कार में हो, चाहे हैंकी हो, चाहे व्यक्ति लिए हो, मैं उसे पोल ही मानूंगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू पोल जिस डायरेक्शन में होगी, झंडा उसी डायरेक्शन में फहरेगा। यानी कि ये अपने पास ये हमें निकालना होता है, और जब ये सवाल किया जाए किस डायरेक्शन में फहरेगा, तो हमें ये निकालना होता है, और ये चीज़ें हमें दे दी जाती हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये है नॉर्थ, ठीक है। मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में हवा चल रही है, हवा की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की डायरेक्शन में।
अच्छा, और आप हो नॉर्थ की तरफ भाग रहे हो, झंडा हाथ में, आपके हाथ में लिए 8 मीटर पर सेकेंड से, 8 मीटर पर सेकेंड से आप झंडा हाथ में लिए नॉर्थ की तरफ भाग रहे हो। ये कहाँ से ऑब्जर्व करा गया? ग्राउंड से ऑब्जर्व किया गया। तो ये बताओ झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? स्वाभाविक सी बात, आपने देखा होगा कि हवा इस अगर कभी कभी हवा चल रही होती है और हवा के आप किसी और हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते, तिरछी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते, तो झंडा की फैलने की दिशा फिर बदल जाती है, फिर झंडे की फैलने की दिशा बदल जाती है, क्योंकि कंपोनेंट जुड़ते हैं। क्योंकि नेचुरली जो हवा चल रही है उसके कारण भी झंडा फैलता है एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और आप दौड़ रहे होते उसका भी एक इफेक्ट जुड़ता है। तो झंडा किसी एक अलग डायरेक्शन में, इनका जो रिजल्टेंट आता है दोनों वेक्टर्स का, उस डायरेक्शन में है। वही हमसे सवाल पूछा गया है कि हवा चल रही है 6 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ और आप 8 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं, बताओ झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? अच्छा, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू पोल निकाल लेंगे, हमारा तो आ जाएगा आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ विंड मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, मैं इसे x इसे y कंसीडर करूँगा, इसे i और उसे j, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ ij के रूप में। तो 6i कैप, कोई गलती करी ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 8j कैप ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8j का वेक्टर में ले लिया मैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है? ये 6i कैप, यहाँ रख दो भाई साहब, 6i कैप। और वेलोसिटी ऑफ पोल या मैन कह दो, कुछ भी कह लो, जो होल्ड किए हुए है झंडे को, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8j कैप, माइनस 8j कैप, ठीक है, माइनस 8j कैप। अब इसको, ये तो यार देखो वेक्टर आ गया अपना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पोल वेक्टर आ गया, इसमें मैग्नीट्यूड वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। हमें किसका काम है? डायरेक्शन काम। डायरेक्शन कैसे निकालो? वेक्टर डायग्राम से निकाल लो भाई। तो ये अपना हो जाएगा, नहीं इसका तो काम ही नहीं है भाई साहब। तो 6i कैप है, 6i कैप मतलब पॉजिटिव x की पॉजिटिव डायरेक्शन, हमने i कैप माना था, तो ये हो गया 6 और माइनस j कैप, माइनस j कैप मतलब नीचे, मतलब माइनस y की डायरेक्शन, ये हो गया 8। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये आया होगा, तो ये एंगल निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 8y6 यानी कि tan थीटा इक्वल टू 8y6 यानी 4y3 यानी थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री हमारा आया, थीटा इक्वल 53 आया। तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में नॉर्थ को माना था और हमारा थीटा ये आया है, ये हो गया अपना कितना? ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अपना क्या होगा? वेस्ट ऑफ ईस्ट, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ ईस्ट थीटा इक्वल टू 53। इस डायरेक्शन में आपका झंडा फहरेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर फील भी दिलाना चाहूँ तो झंडा कुछ इस डायरेक्शन में फहरेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इतना आएगा एयर फ्लो से थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एयर फ्लो से 53 का एंगल बनाएगा। किस तरफ? वेस्ट, अरे यार साउथ है ये साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, ये है वेस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट की तरफ फहरेगा। ठीक है, सिंपल सवाल। एक सवाल और लेते हैं कि फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार मूविंग ड्यू टू नॉर्थ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर हावर, द फ्लैग विल पॉइंट इन डायरेक्शन। हमसे पूछा गया फ्लैग किस डायरेक्शन में फहरेगा। आप करिएगा सवाल, सिंपल सा सवाल है, आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पोल निकालना है, जो कि कार है इस कंडीशन में। फटाफट करिएगा, फटाफट करिएगा, फिर मैं करता हूँ। चलो आपने कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ दिया क्या गया है। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, ये है आपका वेस्ट, ये है साउथ। ठीक है, ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार मूविंग ड्यू टू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ भाग रही है, नॉर्थ की तरफ भाग रही है। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ हवा चल रही है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से 20 किलोमीटर पर हावर से हवा चल रही है। दोस्तों ये भी मैंने गलत रखा है, ये भी है किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकंड नहीं है। किलोमीटर पर अगर हवा चल रही है, झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा? सिंपल सी बात। सबसे पहले क्या लिखो? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार या पोल, मैं कार लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड हमें दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ विंड हमें दिया गया है 20i कैप, क्योंकि ईस्ट की तरफ चल रही है। मैं i j के में लिख देता हूँ और पास फिर से बता देता हूँ। इस तरफ मैं i मान रहा हूँ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, j को मैं y डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ। तो 20i कैप और वेलोसिटी ऑफ कार
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20 जे कैप, 20 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी ऑफ विंड 220 आई कैप माइनस 20 जे कैप, तो वेलोसिटी ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। अब क्या परेशानी है दोस्तों, इन्हें रख दो आप, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, डायरेक्शन निकाल दो। वैसे भी थीटा 45 डिग्री आएगा, इसमें क्या है, तो वो भी आएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री, वो तो आपको दिख ही रहा होगा 20 देखो मैं करके दिखाता हूँ। 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कौन सा है, ये है, यानी ईस्ट ऑफ, साउथ ऑफ ईस्ट, आई एम राइट, यस, साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ साउथ ऑफ ईस्ट ही आएगा दोस्तों, तो थीटा आएगा आपका 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आपके सरल सरल सवाल आएंगे। अच्छा, अब एक अच्छी क्वालिटी का सवाल है जो हर एक अध्यापक कराता है और तो मैं भी कराना चाहूँगा। तो 3 पार्ट मैंने एस सी वर्मा से लिया है दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, मैंने ये सवाल एस सी वर्मा से चुराया है, चुराया नहीं है, लिया है फॉर एजुकेशन पर्पस, नो कॉपीराइट। तो 3 पार्टिकल ए वी एंड सी आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल 60 डिग्री है। ए बी सी ऑफ साइड डी, मतलब बना ही देता हूँ, एनिमेशन है। एक मैं सवाल समझा दूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पीड भी हाँ सही, ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल अच्छा है, सवाल समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, वहाँ पर ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ और आपका कोई एक दोस्त खड़ा है। आपका दोस्त चिंटू, आप पिंटू, मैं तो पंकज हूँ, मैं बी हूँ, आप ए हैं, आपका दोस्त सी है। ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका प्रत्येक कोण 80, प्रत्येक जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, कंडीशन क्या है कि इसके आपकी और मेरी सबकी सभी की वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, और हमारे और सभी के बीच में जो दूरी यानी कि ट्रायंगल की साइड है वो क्या है, d है। सभी के पास वेलोसिटी कितनी है, v है। कंडीशन क्या है कि हमेशा a b को देखता है, b c को देखता है, c को देखता है। देखने का क्या मतलब है कि जैसे मैं खड़ा हूँ a, मैं हमेशा पिंटू को देखता हूँ, हमेशा मैं b से भाग रहा हूँ लेकिन हमेशा मैं पिंटू की डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। पिंटू मुझे पकड़ना, हमेशा मैं पिंटू की डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। पिंटू हमेशा आपकी तरफ भाग रहा है, पिंटू हमेशा चिंटू की तरफ भाग रहा है। पिंटू क्या कर रहा है, चिंटू हमेशा चिंटू की तरफ भाग रहा है, यानी चिंटू उसे पकड़ना है। जैसे चिंटू भाग रहा है और चिंटू मुझे देख के चिंटू कह रहा है हम पंकज भैया को पकड़ेंगे। तो ऐसा कंडीशन क्या है कि ए देख रहा है बी को, ए किसकी डायरेक्शन भाग रहा है, हमेशा बी की डायरेक्शन में, बी हमेशा सी की डायरेक्शन में भाग रहा है, सी हमेशा ए की डायरेक्शन में भाग रहा है। और सबकी वेलोसिटी कितनी है, सबकी स्पीड है जो वो कितनी है, बी है। सबकी स्पीड बी है, सभी की स्पीड भी है। फिर से समझिएगा, एक ट्रायंगल नुमा आकृति है जिसकी प्रत्येक जो साइड है वो डी है, प्रत्येक जो साइड है वो डी है, और जो तीनों जो पार्टिकल हैं, तीनों जो व्यक्ति हैं एक दूसरे को देखते हुए भागते हैं, हमेशा एक दूसरे को पकड़ने की डायरेक्शन में भागते हैं। मैं भाग रहा हूँ चिंटू को देखते हुए, उसी की डायरेक्शन जहाँ वो जा रहा है उसी की तरफ मैं तुरंत अपना मुंह कर लेता हूँ, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। वो चिंटू है, वो देख रहा है पिंटू को, पिंटू जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उसी डायरेक्शन वो उसकी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। और जो पिंटू है वो मैं जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ वो हमेशा मेरी तरफ नज़र रखता है, मेरी डायरेक्शन हमेशा भागता है। ये सवाल है, समझ में आया। तो कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए कि किसी एक टाइम पर ए यहाँ पर आ गया, ए कुछ करके यहाँ पर आ गया क्योंकि भाग रहा है मेरे तरफ देखते हुए, और मैं आ गया यहाँ पर, मैं कुछ यहाँ पर चल आ गया कुछ टाइम बाद, और सी तब तक चल लिया थोड़ा सा यहाँ। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, ए हमेशा देखोगा बी को, तो ए अब थोड़ी देर बाद ए की जो डायरेक्शन होगी स्पीड की वो क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, और मेरी डायरेक्शन यानी वी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, सी की तरफ होगी, और सी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, ए की तरफ होगी। ये बात समझ में आई, लाइन में थोड़ी सीधी नहीं खींची, ये बात समझ में आई। अब थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में भागे, मान ली थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये माइक्रो सेकंड में होगा, मैंने बहुत जूम आउट कर दिया यहाँ पर, लेकिन बहुत जल्दी होगा क्योंकि आपके सामने कोई ऐसे आदमी भाग रहा है तो हमेशा आपको अगर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो माइक्रो सेकंड में यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही, तो मैंने थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाया। तो कुछ डायरेक्शन बाद ए यहाँ पर आया, तब तक मैं यहाँ पर आ गया हूँगा, तब तक पिंटू यहाँ पर आ गया, फिर से एक ट्रायंगल बना,
और हमेशा ये है, हमेशा ट्रायंगल कौन सा रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा बनता है, हमेशा बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कंडीशन है, क्योंकि जितना वो मूव होता है उस डायरेक्शन में उतना वो होता है, तो एक सुपर पोजिशन से हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अब फिर इस डायरेक्शन में फिर थोड़ा ये चल के आ गया, मैं थोड़ा यहाँ चल गया, ये थोड़ा यहाँ चल गया, तो फिर एक ट्रायंगल बन गया, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, टिट। फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल तीनों एक दूसरे से नहीं, एक तीसरे से मिल जाते हैं। ये आपका सवाल है, हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल मीट ईच अदर, किस टाइम पर वो आपस में मिलेंगे, हमसे टाइम पूछा गया। सवाल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको सवाल समझ में भी आया होगा, समझ में आया क्या, नहीं आया, आना चाहिए यार, आना चाहिए। फिर से समझा देता हूँ कि ए हमेशा बी को देखता है, बी की तरफ, बी की डायरेक्शन में भागता है, बी हमेशा सी की डायरेक्शन में भागता है, सी हमेशा ए की डायरेक्शन को, ए की तरफ मुँह करके हुए एक ही तरफ ही वो अपनी ओरिएंटेशन रखता है। तो फिर इस प्रकार का कुछ हमारे सामने निकल के आता है, यानी हमेशा इनके बीच में एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री का एंगल रहता है। अच्छा ओके, ऑब्वियसली डी तो चेंज होगा ही, ट्रायंगल छोटा होता चला जा रहा है। हमसे पूछा गया टाइम। सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसानी से किया जा सकता है। आसानी से करने का क्या तरीका है, आसानी से करने का तरीका है कि आप किसी एक पर बैठ जाओ और दूसरे के ऑब्जर्व को, दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहुँचने में जितना टाइम ए को लगेगा उतना ही टाइम बी को लगेगा, उतना ही टाइम सी को लगेगा। किसी दो को देख लो, यहाँ पर जब जो आपस में ये लोग मिलेंगे तो टाइम, मिलने का टाइम एक ही होगा, ये तो गारंटेड है, ये तो लिखा हुआ है कि मिलने का टाइम एक ही होगा। तो किसी दो लोगों को हम लोग देख लें, तो एक पर बैठकर दूसरे की मोशन हम लोग देख लें। जैसे कि मैं अपने को ऑब्जर्वर मान लेता हूँ, बी को मैंने ऑब्जर्व मान लिया, तो बी मैंने इतने सारे क्यों बनाए, यहीं पर हो जाता। जैसे मैंने बी यहाँ पर, एक मिनट, तो बी यहाँ पर है, यानी मैं, और ये सी है, ये सी है। मैं शुरुआत में जब t = 0 पे ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही हुआ, तो शुरुआती में मैंने देखा, शुरुआत में जब भी, अब ऑब्जर्वर मैं मान के बन गया हूँ, कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। मैंने सी को देखा, सी इस डायरेक्शन में बस तैयार ही था बिल्कुल। जब एक्सपेरिमेंट शुरू ही हुआ तो सी की डायरेक्शन क्या थी, 60 डिग्री अपने बना रहा था एंगल, किससे, हमारी जो लाइन ऑफ जॉइनिंग थी उससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, जो कि यहाँ पर सवाल में भी दिया गया जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला था। और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अच्छा v थी, अब अच्छा ठीक है, इसकी वेलोसिटी v थी। अब स्वाभाविक सी बात है, मैं भी तो इसकी तरफ, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो मैं b वाला हमेशा c की तरफ भाग रहा था, तो मैं भी तो इसकी तरफ b से जा रहा था, मैं भी इसकी तरफ b से जा रहा था। लेकिन ये तो ग्राउंड से दिख रहा है, लेकिन अगर हमने इसको ऑब्जर्वर b को, मैं अब फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि अगर हमने b को ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया तो हमें सारी दुनिया b से, मेरे नीचे से जाती हुई दिखाई देगी। अगर जैसे मैं बी, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मैं बी से चल रहा था, अब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व मान लिया, तो सारी दुनिया हमें बी से मेरी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमें ये चिंटू भी है, ये भी हमें पहले से ही बी से यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बी से देख रहा हूँ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स एक्सेस कह सकते हैं, एक्स एक्सेस में वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें ये दिखाई दे रही है। ठीक है, सिर्फ हमने एक्स एक्सेस बात करी, अभी इसका कंपोनेंट करना बाकी है। अच्छा ओके, अब ये है, हमें इस डायरेक्शन में सी से भी आता दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए बी से भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो डी है। अगर इसका एक कंपोनेंट करें तो ये कितना है, ये तो थीटा में देगी 60 है, तो ये कितना होगा, v cos थीटा, कितना होगा, v cos थीटा और v cos 60 एक्चुअली में। तो टोटल v को एक कितनी स्पीड से उसकी तरफ आते हुए दिखाई देगा, पहले तो v से तो आएगा ही, प्लस v cos थीटा से भी आएगा, यानी cos 60 से भी आएगा। बात समझे, b को c b से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि b खुद जा रहा है b से, तो जब हमने b को ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया तो वो उसे b से आता हुआ दिखाई देगा, और उसका एक कंपोनेंट है v cos थीटा, उसका वेलोसिटी भी ऐड होगा, तो v cos थीटा प्लस v स्पीड से b की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। उनके बीच की दूरी d है, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी कितनी है, अगर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो v प्लस v/2 है ना, तो 3/2, तो वेलोसिटी हमें पता है 3/2, डिस्टेंस हमें पता है कि इनकी कोई
डिस्टेंस हमें पता है d है, डिस्टेंस हमें पता है बीच की दूरी d है, वेलोसिटी है 3v/2, तो टाइम कितना लगेगा भाई, 9th क्लास का सवाल है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस d है, वेलोसिटी 3v/2, तो t इज इक्वल टू 2d/3v, 2d/3। ये आपका टाइम लगेगा जो हमसे पूछा गया है कब मिलेंगे, वो हमारा टाइम कब, जब ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी टोटल तो हम लोग मिल जाएंगे। तो तीनों इस तरह से हम लोग टाइम निकालेंगे। क्या समझ में आया? मैंने यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन आप खुद फील करिएगा कि मैं बी से जा रहा था, मैंने अपने आप को ऑब्जर्वर मान लिया, ग्राउंड के एस्पेक्ट में बी से जा रहा था। जैसे ही मैंने अपने आप को ऑब्जर्वर कंसीडर करा, सारी दुनिया बी से चलने लगी, तो जो चिंटू था जिसे मैं देख रहा था वो भी मेरी तरफ आने लगा बी से, और बी उसका एक खुद का कंपोनेंट था, उसकी वजह से भी वो मेरी तरफ और तेज़ी से आ रहा था। तो जो वेलोसिटी मिलकर आई वो क्या थी, वेलोसिटी मिलकर आई वो 3v/2 आई थी, 3v/2 आई थी, और डिस्टेंस बीच की क्या थी, d थी। आंसर आ गया। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एनएलएम में।